नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु भूषण गुप्ता टारगेट ऑल गवर्नमेंट जॉब जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल पर आपको जीके जीएस का ट्रिक, साप्ताहिक करंट अफेयर्स और जीके जीएस से संबंधित बायोलॉजी चैप्टर डिटेल वाइज पढ़ा भी रहा हूं, जो रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, सीटेट की एग्जाम में मतलब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि बायोलॉजी चैप्टर थोड़ा वास्ट है जो मेडिकल के क्षेत्र से रिलेटेड होता है और उससे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा आसान तरीके से मैं पढ़ाने का अपना कोशिश करूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। और आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का नंबर है 9801202045। बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है, जरूर जुड़ें। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर, सभी मासिक पत्रिकाएं, इसके अलावा आपको सभी कोचिंग के नोट्स भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको आज बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बायोलॉजी में मैं पहले बताया था बायोलॉजी क्या है और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के फादर्स। तो इस तरह से मैंने जो फर्स्ट चैप्टर था वो 2 पार्ट में वीडियो बनाया था और वो मैंने कंप्लीट किया। और इसके बाद आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है सेल। क्या है? सेल, जिसको हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। तो आज सेल चैप्टर देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये कोशिका है क्या, यानी सेल क्या है। तो ये है जीवों की क्रियात्मक, रचनात्मक एवं आनुवांशिकी इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं, रखते हैं। वो रखने की बात नहीं है। आप हमें क्या देख रहे हैं? एक संरचना देख रहे हैं। याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। तो हमें हमारी जो रचनाएं हैं या फिर कोई पेड़ पौधे की संरचना है या जिस भी चीज को देखते हैं उसको सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी संरचना देख रहे हैं। उसका कुछ न कुछ क्रिया तो होगा, कुछ तो फंक्शन होगा उसका, यानी कि वो क्रियात्मक हो गया। ठीक है। और चूंकि प्लांट्स का जो जनरेशन आता है वो प्लांट्स ही होता है, उसी तरह से एनिमल्स का जनरेशन एनिमल्स आएगा तो वो आनुवांशिक ही हो गया, यानी जेनेटिक हो गया। तो हमको अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या देखे? जीवों की, मतलब कोई भी जीव, उसकी संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं आनुवांशिकी इकाई को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका, यानी स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग दैट इज कॉल्ड सेल। तो अब ये सेल का क्या बताया हम? एक इकाई, मतलब बहुत ही छोटी, मतलब एक कोशिका से ही वृद्धि करके बहुत कोशिका का निर्माण होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, कैसे सेल का डिवीजन भी होता है, वो सारा बताएंगे। लेकिन पहले सेल का शुरुआत करते हैं, जिसका डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब हम बताएंगे ये सेल का डिस्कवर कैसे हुआ और किसने किया। तो सेल का डिस्कवर जो है वो मृत जीवी कोशिका, मतलब मृत कोशिका जो है वो उसका खोज सर्वप्रथम किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। कैसी कोशिकाओं का खोज किया था? तो ये मृत कोशिका का खोज किया था। कैसा खोज किया था? मृत कोशिका का। अब कैसे किया था? तो इन्होंने कॉर्क का जो एक पतली सेक्शन काटा। आप बायोलॉजी में जब प्रैक्टिकल होता है उसमें देखेंगे, बहुत ही जो है बारीकी सेक्शन काटा जाता है। उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है, तब उससे कुछ संरचनाएं नजर आती है कि वो है क्या चीज।
तो इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया था। तो उन्होंने जो है एक कॉर्क, क्या है, कॉर्क का एक सेक्शन काट करके उसकी संरचनाएं देखी। तो उसमें उनको जो दिखा वो मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत सारी कमराएं नजर आई, मतलब बहुत सारी कोठरी नजर आई। ठीक है, तो उस कोठरी को, एक एक कोठरी को उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दिया। क्या नाम दे दिया, सेल। वहीं से इसका डिस्कवर हो गया, किसका, सेल का। क्लियर है। अब हम जानेंगे ये कॉर्क का निर्माण किस वृक्ष से हुआ, क्योंकि हम कंपटीशन के व्यू से पढ़ रहे हैं। हम क्लास 9, 10, 11, 12 नहीं पढ़ रहे हैं, हमें कंपटीशन के व्यू से पढ़ना है। और हमें जो कंपटीशन में आएगा बस वही पढ़ना है। पूरा चैप्टर या डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल्स में पढ़ने की हमें जरूरत नहीं, गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर उठना है। तो अब हम जो क्वेश्चन आता है वो मैं बताता हूं। वह कॉर्क का निर्माण किस वृक्ष से हुआ था। ये जो मृत कोशिका का जो खोज ये कॉर्क के सेक्शन काट करके रॉबर्ट हुक ने किया था, तो वो कॉर्क जो है वो कॉर्क का निर्माण किस वृक्ष से हुआ था, तो वो है ओक। क्या है, ओक। ओक नामक वृक्ष से जो है वो कॉर्क का सेक्शन निकाला था। तो ये ओक जो वृक्ष है इसका बॉटनिकल नेम है क्वेरकस सबर। क्या है, क्वेरकस सबर। क्लियर है, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां जानेंगे, अभी हम जाने कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। किससे किया था, तो कॉर्क का पतला सेक्शन काट के किया था। अब जानेंगे जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, यानी लिविंग सेल का जो है डिस्कवर कब और किसने किया था। तो 1674, कितने ईस्वी में, 1674 में एंटनी वॉन लीवेनहॉक, एंटनी वॉन लीवेनहॉक, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। और अब जानेंगे कोशिका क्या क्या है, ये हम जान गए। किसने डिस्कवर किया डेड सेल का और लिविंग सेल का, ये भी हम जान गए। अब हम कोशिकाओं के आधार पर जो है जीवों को दो भागों में बांटेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार का होता है। वो क्या है, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या क्या होता है और एनिमल सेल में क्या क्या होता है वो हम बताएंगे एक डायग्राम के माध्यम से। तो चूंकि आपको बताए थे, क्योंकि हर बुक में अलग अलग डायग्राम होता है तो उसे घबराना नहीं है। वो डायग्राम आप से कोई, क्योंकि वो सेक्शन है, वो जैसे जिस तरह संरचना दिखेगा उस तरह से डायग्राम बन जाएगा। तो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम एक ही डायग्राम में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे समझाने के लिए, इसलिए कि हमें जो है एक कंपटीशन के व्यू से पढ़ना है। तो देखेंगे, आपको मैं बताया था सेल एक क्या है, कोठरी के जैसा है, यानी एक कमरा है। मान लीजिए एक कमरा हो गया ये सेल, ये क्या है, सेल। और सेल तभी पूर्ण होगा जब इसमें न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा दूरी खींचता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कोशिका, सॉरी केंद्रक द्रव्य। ठीक है, और इसके ऊपर जो है
कोशिका में बहुत सारी संरचनाएं हैं जिसको आपको समझना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ है, ठीक है। कुछ में इस प्रकार से आपका दिखेगा जिसको हम बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है। इसके बाद ये जो देख रहे हैं संरचना ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चूंकि सेल चैप्टर समझने के लिए आपको डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बायोलॉजी का शुरू जब भी पढ़ेंगे विदाउट डायग्राम समझने में कठिनाई होगी, इसलिए मैं पहले आपको डायग्राम बता रहा हूं। ये क्या है आपका वैक्यूल। वैक्यूल ये जो रचनाएं हैं ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जिसको हम पावर हाउस भी बोलते हैं, जहां एटीपी का निर्माण होता है। ये जो है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसको गोल्जी बॉडी बोलते हैं। सेल के अंदर जो ये है आपका लिक्विड वो क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। इसके ऊपर जो पड़ा हुआ है वो क्या है? राइबोसोम, जो प्रोटीन का सिंथेसिस भी करता है। राइबोसोम यानी प्रोटीन का संश्लेषण ये राइबोसोम करता है। क्लियर है। इसके बाद अगर प्लांट सेल है, ठीक है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा। क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल भी होगा। इसके अलावा अगर सेल है, प्लांट सेल है, तो इसमें क्या होगा? सेल वॉल होगा। क्या होगा? सेल वॉल। इस तरह से इसके ऊपर कवर्ड होगा, जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल, जो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं। लेकिन जब ये एनिमल सेल होगा तो उसमें आपका सेल वॉल नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा और वैक्यूल भी नहीं होगा, बाकी सब होगा। क्लियर है। इसको मान लेते हैं ये क्या है? लाइसोसोम, जिसको हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। लाइसोसोम। इसके अलावा सेंट्रोसोम भी होता है, जिसको तारककाय भी बोलते हैं हिंदी में, एनिमल सेल में। तो मोटा मोटी मैंने आपको डायग्राम दे दिया, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को भी डिफरेंस कर दे रहे हैं कि प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं, प्लांट सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट होगा, सेल वॉल होगा, इसके अलावा वैक्यूल होगा, और एनिमल सेल में इस तीनों को छोड़कर सारी संरचनाएं होगी, और प्लांट सेल में भी सारी संरचनाएं होगी, और इंक्लूड कर देंगे इस तीन चीज को, यानी क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और वैक्यूल को। क्लियर है। और लाइसोसोम। तो अब हम जानेंगे स्टडी ऑफ सेल, यानी सेल का जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है। यहां तक संरचनाएं आप समझ गए। अब हम आपको डिटेल्स शुरू करता हूं। इस डायग्राम को आप ध्यान में रखेंगे। आप हो सके तो इस वीडियो को देखने समय
आप कोई जो है सेल रिसेप्टर का जो है डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम के आधार पर आप समझते जाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस बोर्ड में कम है, जिससे हम आपको जो संरचना जो भी बताएंगे वो इसके साथ हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे डायग्राम को मिटाना पड़ रहा है। इसलिए आप जो वीडियो देखेंगे उस समय आप डायग्राम अपने सामने रखेंगे, इससे आपको समझ में ज्यादा आसानी से आएगा। तो अब जान गए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। एक शॉर्ट में ब्रीफ मैं अभी थोड़ी देर बात कर रहा हूं। इसके पहले मैं बता रहा हूं सेल के आधार पर, सेल के आधार पर जो है जीवों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। यानी एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। यानी जिस जीव की कोशिका एक ही कोशिकाओं से जो जीव का निर्माण होता है वो है यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जीव का निर्माण हुआ है वो है मल्टी सेलुलर। तो आपसे इसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है कंपटीशन के व्यू से कि यूनिसेलुलर एनिमल कौन कौन सा है वो जानेंगे। वो है आपका अमीबा, पैरामीशियम, ये चप्पल नुमा होता है। अमीबा का आकृति आप कैसे भी बना लें, क्योंकि ये जो है निरंतर अपना आकार जो है बदलता रहता है। पैरामीशियम जो है स्लीपर सेपेड होता है, यानी चप्पल नुमा इसकी संरचनाएं होती है इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद है आपका यूग्लिना, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई यानी माइक्रोब्स, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये सारे जो है वो क्या है यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है, यानी एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में जितने भी पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, जैसे हम लोग भी हो गए, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, सारे जो है मल्टी सेलुलर एनिमल है। क्लियर है। अब हम जानेंगे केंद्रक के आधार पर, यानी न्यूक्लियस के आधार पर हम जीवों को हम बांटते हैं, सॉरी सेल को बांटते हैं न्यूक्लियस के आधार पर। ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। फर्स्ट है आपका प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, और सेकेंड है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रो मीन्स समझेंगे फॉल्स, क्रो मीन्स कैरियोटिक में समझेंगे हम न्यूक्लियस। क्या समझेंगे? न्यूक्लियस, ठीक है। यू में समझेंगे ट्रू, जहां भी यू देखेंगे उसको हम समझेंगे ट्रू। कैरियोटिक में समझेंगे न्यूक्लियस, यानी जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस है वो है प्रोकैरियोटिक, जो ट्रू जिसमें आपका ट्रू न्यूक्लियस है उसको समझेंगे यूकैरियोटिक, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है एक कोशिकीय जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का बता रहा हूं कि एक कोशिकीय जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है। यूकैरियोटिक कोशिका किसको बोलेंगे?
यूकैरियोटिक कोशिका उसे बोलेंगे जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से जो है डेवलप हो गया हो और उसके ऊपर जो है झिल्ली भी घिरा हो, यानी मेम्ब्रेन भी हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक। इसके एग्जांपल में आ जाता है आपका यूकैरियोटिक में प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटोजोआ और एल्गी, डायटम्स, यूनिसेलुलर एल्गी, ये सारा जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा, यूकैरियोटिक के अंतर्गत। और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जो है वो एग्जांपल में आता है बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है हम जान गए कि एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल क्या क्या है, क्योंकि आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। अब देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सा है। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है आपका न्यूरॉन सेल, यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछा जाता है तो वो है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, माइकोप्लाज्मा। क्लियर है। और जब सबसे छोटी कोशिका मानव में पूछेंगे तो क्या बोले, रॉन्ग हो रहा है। सबसे छोटी कोशिका जब मानव में पूछा जाता है तब हम बताएंगे स्पर्म सेल। ध्यान रखेंगे फिर से। सबसे छोटी कोशिका मानव में कौन सा है, स्पर्म सेल। और सबसे छोटी कोशिका पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका मानव में पूछा जाएगा तो स्पर्म सेल हो जाएगा, और सबसे छोटी कोशिका पूछा जाएगा तो माइकोप्लाज्मा होगा। क्लियर है। और सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाएगा, जो मैं गलती से लिख दिया था, सबसे बड़ी कोशिका अगर मानव में पूछा गया तो उसको क्या बताएंगे, तंत्रिका कोशिका। कौन सा, तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन सेल। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे जनरली जो है मोस्ट माइक्रोब्स जो है उसका साइज क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर किसका साइज होता है, मोस्ट माइक्रोब्स का, मतलब जितने भी सूक्ष्म जीव है उसका जो साइज है, ठीक है, वो कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर। यानी मोस्ट माइक्रोब्स मतलब जो है जनरली जो है छोटी छोटी सूक्ष्म जीव की जो है संरचनाएं जो आप होती है उसका साइज क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर। इसके अलावा वायरस का अगर देखते हैं, इसका साइज होता है 1/10 माइक्रोमीटर। क्लियर है। अब चलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी पूछा जाए, थोड़ा हटके आ गया लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटनी वॉन लीवेनहॉक। ये मैं अभी इसलिए बताया कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं का खोज किया था और उसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला जाता है, जीवाणु के पिता भी कहलाते हैं, इसलिए उसको अभी लिंक से जोड़ दिया ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है। 2 जर्मन वैज्ञानिक जो कौन है, स्लीडॉन और स्वान, इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जो
है, चूंकि वो जो भी काम हुआ था कब हुआ था, 1665 ईस्वी में, ठीक है। अब 200 साल बाद अब जो भी काम हो रहा है वो कब हो रहा है, 200 साल बाद, यानी 1858 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में स्वान एवं स्लीडन इन्होंने जो है 1839 स्वान जो है ये जंतु शास्त्री थे, यानी जूलॉजी के थे, जंतु शास्त्री, और स्लीडन जो है वो वनस्पति शास्त्री थे, यानी बॉटनी। इन दोनों ने मिलकर के जो है कोशिका के लिए सिद्धांत दिया। जो जर्मन के वैज्ञानिक हैं, इनका कहना था कि सभी जीव, मतलब जितने भी जीव हैं, वो जो है कोशिकाओं का ही बना होता है। किसका बना होता है, कोशिकाओं का। और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। कितने कोशिका से, एक से, उसी से मल्टीपल होना शुरू होता है। और प्रत्येक सेल जो है वो स्वतंत्र है और उसका फंक्शन जो है सभी मिलकर के एक कार्य संपन्न करता है। क्लियर है। और जितने भी कोशिकाएं हैं उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है, और जो कोशिका का मुख्य कार्यकर्ता भी है। ठीक है। अब कोशिका से संबंधित कुछ खोजें हैं, जो किस चीज का खोज जो है किसने किया था वो मैं बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में अभी सेल के बारे में डिटेल जान रहे हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें जो डिस्कवर जिसने किया था वो मैं बताऊंगा। तो सामान्यतः कोशिकाएं जो है कोशिकाएं 10 माइक्रोमीटर, कितना, 10 माइक्रोमीटर, यानी 1/100 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर यानी 1/10 mm तक होता है। आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका वो कौन है, ऑस्ट्रिच का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा है, जिसका साइज होता है 170 माइक्रोमीटर गुना 135 माइक्रोमीटर। क्लियर है। आपसे पूछा जाता है सबसे मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका, तो वो है न्यूरॉन सेल, जो मैं आपको बताया था। उसका साइज कितना है, 90 सेंटीमीटर एबव। किसका, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन सेल है, जिसका साइज होता है 90 सेंटीमीटर से भी अबव। क्लियर है। इस वीडियो को अंत तक देखें, इसलिए कि आपको जो एग्जाम में अब तक सेल चैप्टर से पूछा गया है सिर्फ वो ही आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसके दाएं बाएं मैं नहीं जा रहा। नेक्स्ट है अमीबा तथा जटिल जीवों की कुछ कोशिकाएं जैसे हमारे रुधिर में पाई जाती है, वो क्या है, WBC। क्या है, WBC। ये भी निरंतर आकार बदलता रहता है। जैसे अमीबा जो है निरंतर आकार बदलता है, सेम उसी प्रकार WBC जो है ये अपना आकृति बदलता रहता है, जिसको आपको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस, यानी व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं। ठीक है। ये ब्लड का ही पार्ट है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब प्लाज्मा। तो इसमें WBC जो है ये अपना आकार निरंतर बदलता रहता है। इसके जैसा ही PPLO, क्या है, PPLO यानी प्लीरोनिमोनी
ऑर्गेनिज्म, तो ये जो है आपका, ये भी निरंतर आकार आकृति जो है वो बदलता रहता है। 1932 ईस्वी में जर्मनी के दो वैज्ञानिक, 1932 में जो है जर्मनी के दो वैज्ञानिक नॉल एंड रस्का, नॉल एंड रस्का, इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया था। किसका डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, जिससे जो है 1,00,000 गुना बड़ा हम देख सकते थे। क्लियर है? हक्सले के अनुसार जो है जीव द्रव्य, जो आपको बताए थे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, वो जीवन का भौतिक आधार है। एग्जाम में पूछा जाता है। हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। किसका? जीवन का भौतिक आधार है। एग्जाम में पूछा जाता है। जीव द्रव्य जो है यानी प्रोटोप्लाज्म, आप डायग्राम साथ में रखें तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये जीव द्रव्य है, इसमें 99% भाग जो है कुछ निम्न तत्वों का बना होता है। निम्न तत्वों का बना होता है, जिसमें देखेंगे ऑक्सीजन कितना है? 76%, कार्बन है 10.5%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन है 2.5%, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म का 80% भाग क्या है? जल है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म का 80% भाग क्या है? जल है। वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। जीव द्रव्य में जो है यानी प्रोटोप्लाज्म में अकार्बनिक और कार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? 81.19%। कितना होता है? सॉरी, परसेंट नहीं, 81.19। सॉरी, क्या है? 81:19। किसका होता है ये? जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का जो अनुपात है वो कितना है? 81:19 यानी 19। क्लियर? आरएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? आपको ये बता दें, जो मैं राइबोसोम पढ़ा था, सेल चैप्टर के डायग्राम देखिए, वो जो राइबोसोम है उसी को हम प्रोटीन का फैक्ट्री या सुअर के मांस को भी प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। एग्जाम में पूछा गया है। क्या है? राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री। यानी राइबोसोम को हम जो है, राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। और इसके अलावा सुअर के मांस को भी जो है फैक्ट्री कहा जाता है प्रोटीन का। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया
जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसका और भी अन्य नाम है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोसोम। आपको माइटोकॉन्ड्रिया न बोल के आपको क्या बोल सकता है, कॉन्ड्रियोसोम। एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही है, कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोले या कॉन्ड्रियोसोम बोले, दोनों एक ही है। दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का एक दूसरा नाम क्या है, कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, प्लास्टिड, जो आप प्लांट सेल में देखे थे, प्लास्टिड यानी हरित लवक। ठीक है, प्लास्टिड लवक, ये 3 प्रकार का होता है। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जिसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। एग्जाम में पूछा जाता है प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। और न्यूक्लिक एसिड भी 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। क्या क्या, एक डीएनए और दूसरा आरएनए, जिसका मैंने फुल फॉर्म बताया था, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ, जो क्रोमोसोम में जो है पाए जाने वाला जो जेनेटिक पदार्थ सब्सटेंस है, उसको क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थ को क्या बोलते हैं, जीनोम। सारा सिलेक्टेड मटेरियल आपको दे रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण कौन करता है, तो डीएनए करता है। कौन करता है, डीएनए। इसके अलावा मानव में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 20। कितना, 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। किसमें, मानव में, यानी हम मनुष्य में। ठीक है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। आर्थर कॉर्नवर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए यानी पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी, जिनकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण किया है वो कौन किया है, खुराना ने। किसने किया है, खुराना ने। राइबोसोम जो आपको बताए थे वो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, जो देख रहे थे बिल्कुल पॉइंट के अनुसार से आपको दिए हुए थे। ठीक है, वो क्या था, राइबोसोम, जो क्या है, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है। और इस राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का। किसका बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन का। ठीक है, और न्यूक्लियस में जो गुणसूत्र था, क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियस था, जैसे आपका सेल चैप्टर जो पढ़ा है उसमें आपका क्या था, सेल का डायग्राम में ये क्या था आपका, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए और आरएनए दोनों रहता है। क्या रहता है, डीएनए और आरएनए क्या रहता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए और आरएनए रहता है। और राइबोसोम में जो है, राइबोसोम किसका बना होता है, तो आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा सेल डिवीजन से ही जो है वो क्या होता है, जीव में प्रजनन एवं वृद्धि होती है, जिसमें आपको बताएंगे माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन।
आप थोड़ा सा सिर्फ जान लें, माइटोसिस डिवीजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। ठीक है, इसका हम डिटेल बाद में बताएंगे। इसके अलावा आरबीसी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। आरबीसी क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, एटीपी ये ऊर्जा की इकाई है और एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से कोशिकाएं क्या करती है? वृद्धि और प्रजनन करती है। और डीएनए का सर्वप्रथम पहचान जो है किसने किया था? मैलियोड तथा मैकॉर्टी ने 1944 में। डीएनए सेल को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए निर्देश करता है। डीएनए सेल को क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है निर्देश होता है। और माइटोसिस डिवीजन ये वेजिटेटिव सेल में छोटा होता है। माइटोसिस देख लीजिए, बार बार आ रहा है, बता देते हैं थोड़ा। माइटोसिस में क्या है? समसूत्री, मतलब जितना है उतना ही होगा। ज्यादातर जो है ये क्या होता है? प्लांट्स में होता है कि आप तोड़ तोड़ के आप डिवीजन होता है, मतलब टूटा प्लांट जैसा है वैसा ही फिर एक संरचनाएं का निर्माण हो गया। तो माइटोसिस डिवीजन इसी को समसूत्री, लेकिन डिटेल्स में हम बताएंगे बाद में। सबसे अधिक जो क्रोमोसोम होता है वो किसमें होता है? ओफियोग्लासियम नामक फर्न में। किसमें होता है? ओफियोग्लासियम नामक फर्न में, टेरिस में होता है। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम सहायक होता है। ये तारक का जो आपको बताए हुए थे पिक्चर पर। अब देखिए जो एग्जाम में पूछा जाता है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का बनना ये क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। ठीक है, और आरएनए से डीएनए का बनना इस सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आरएनए से डीएनए का बनना ये कुछ वायरुवेट में होता है। ये रिवर्स क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद करना भी आसान है। डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से फिर डीएनए का निर्माण हुआ तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए, दो डीएनए हो गया, यानी डुप्लीकेशन, यानी रेप्लिकेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है जीवाणु की कोशिका भित्ति। जीवाणु की कोशिका भित्ति ये पेप्टिडोप्लाज्म किसका बनाता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। क्लियर? पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। एक चीज छूट गया था, आरएनए से प्रोटीन का बनना। आरएनए से प्रोटीन का बनना ये कहलाता है आपका ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, पौधे को जो हरा रंग प्रदान करता है वो क्लोरोप्लास्ट से होता है। और उसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसके कारण से वो क्या होता है? ग्रीन दिखता है और वो फोटोसिंथेसिस के कारण वो हेल्प भी करता है। तो इसका क्लोरोफिल का जो नामकरण है उसको किसने किया था? पैलेटियर और कैवेंडो ने। किसने किया था? पैलेटियर, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ देखना है तो पैलेटियर और कैवेंडो
क्या किया था सन 1817 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में पौधे को जो हरा रंग प्रदान करने वाला जो रंजक पदार्थ क्लोरोफिल, क्या था क्लोरोफिल, इसका नामकरण किसने किया था, पेलेटियर और कैवेंडो ने। कितने ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। और क्लोरोफिल का जो रासायनिक नाम है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोट्रोफोरफेरिन। अब पौधों में जो है 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। उतना डिटेल हमें इस कंपटीशन से रिलेटेड में नहीं आता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, इन 5 प्रकार का जो है क्लोरोफिल किसी एक पौधों में पाया जाना भी संभव नहीं है। ठीक है। हरी पत्तियों की प्रत्येक कोशिका में लगभग जो ग्रीन किसी भी लीव्स को आप तोड़ के देखेंगे उसमें जो है कितने क्लोरोप्लास्ट लगभग होते हैं, 50। कितना होते हैं, 50। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। इसके अलावा है वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार हरी पत्ती के एक वर्ग सतह में क्लोरोप्लास्ट की कुल संख्या कितना होता है, 300 करोड़ हो सकती है। क्लोरोप्लास्ट को हरा रंग प्रदान करने वाली क्लोरोफिल के अणु ठीक ऐसे ही होते हैं जैसे देखिए क्लोरोफिल जो है वो क्या है, पौधों में पाए जाते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट को हरा रंग प्रदान कराने वाले जो है वो क्लोरोफिल है जो अणु, वो कैसा होता है, हरा होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे रक्त में जो लाल रंजक प्रदान करता है वो कौन है, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हम प्लांट और एनिमल दोनों को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो अनेक अति सूक्ष्म संरचनाएं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ये जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट है ये, ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम। ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में एक ही ग्रेना में करोड़ों से भी अधिक अणु होती है। ठीक है, क्लियर। प्लांट सेल और एनिमल सेल का हमने डिफरेंस बताया था कि प्लांट सेल में जो है मोटा मोटी देख लीजिए, प्लांट सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होगा जो सेलुलोज का बना होता है, पता है। और इसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा, नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होगा। वैक्यूल यानी रसधानी ये प्लांट सेल में मौजूद होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। लाइसोसोम जिसको हम आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, ये अपने ही अंग को खा जाता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम जो है इसमें नहीं पाया जाएगा, किसमें, प्लांट सेल में, ये एब्सेंट होगा। ठीक है। और एनिमल सेल में लाइसोसोम उपलब्ध होगा, यानी प्रेजेंट होगा। ठीक है, लाइसोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। ठीक है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में पाया जाएगा, इसको तारक काय बोले थे, एनिमल सेल में पाया जाएगा और इसमें एब्सेंट होगा, किसमें, प्लांट सेल में। क्लियर है, मोटा मोटी डिफरेंस आपको बता दिया है। आप देखे थे सेल का जो डायग्राम देखे थे, इसमें न्यूक्लियस देखे थे, इसमें डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है। और उसी सेम इसी प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया था इसमें भी डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है के निर्माण में समझे अनेक मत दिए गए हैं, उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो बात एग्जाम के रिलेटेड अभी नहीं है, कंपटीशन के लिए। इसके अलावा देखिए विभाजन, इस तरह से मैं इस चैप्टर में यहां तक ही बताता हूं
और नेक्स्ट डे जो है हम माइटोसिस म्यूसिस जो सेल डिवीजन है उससे रिलेटेड मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। और इसके पहले मैं जो है सेल का के अंतर्गत जो ऑर्गेनेल्स है, छोटे छोटी जो कोशिकांग है, उसका डिस्कवर किसने किया था उसका भी मैं एक वीडियो बनाकर आपके सामने रखूंगा। आप इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।